ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तनीषा शर्मा। भिलाई निगम महापौर नीरज पाल के जन्मदिवस पर सेक्टर 5 में समारोह का आयोजन किया गया, जहां युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जन्मदिवस को यादगार बनाते हुए रक्तदान किया और महापौर को जन्मदिन की बधाई दी। भिलाई के सेक्टर 5 में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भिलाई निगम महापौर नीरज पाल का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने निगम महापौर के जन्मदिवस को यादगार बनाते हुए रक्तदान किया। इस मौके पर आयोजित सादे समारोह में कार्यकर्ताओं ने महापौर नीरज पाल से केक कटवाकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। निगम महापौर को जन्मदिवस की बधाई देने कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे, जिनमें महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की संख्या काफी बड़ी संख्या में रही। इस मौके पर निगम अधिकारी भी अपने महापौर को बधाई देने पहुंचे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं वरिष्ठ नेताओं के साथ निगम अधिकारियों के द्वारा जन्मदिन की बधाई मिलने से उत्साहित निगम महापौर नीरज पाल ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे सभी से मिले प्यार के प्रति सदा ऋणी रहेंगे और उसके विश्वास पर कार्य के माध्यम से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। भाई ये सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों का जो प्यार और जो स्नेह मिल रहा है, जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, इसका मेरे पास कोई शब्द नहीं है, ऐसे कोई शब्द नहीं है जिनसे मैं उनका धन्यवाद कर सकूं। बस इतना ही उनके प्रति, उनके इस स्नेह के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए और ईश्वर से एक ही वो कामना करना चाहता हूँ कि ये प्यार हमेशा इसी तरह सबका बना रहे और लोगों की जो उम्मीदें हैं, जिस जगह पे मैं आज हूँ, मेरे सीनियर्स का, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, विधायक जी हैं और भी जितने लीडर हैं, जिन लोगों का आशीर्वाद से मैं आज जिस जगह पहुँचा हूँ, मैं जिस उम्मीदों से उन लोगों ने विश्वास करके मुझे जिस जगह पर बैठाया है, ये स्नेह और प्यार, ये मेरे को उस काम को करने के लिए हिम्मत देता है और मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि मैं इनकी उम्मीदों पे खरा उतर सकूं। मैं सबके लिए, जिन लोगों ने भी आज मुझे विशेष की है, चाहे मोबाइल हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे और भी साधन से किया, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं दिल से। सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य किसानों के लिए कैसे वरदान साबित होता है, उस समय देखने को मिला जब बाजार में आवक बढ़ने पर कारोबारियों ने अचानक महुआ फल के दाम गिरा दिए। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ सरकार की MSP पर लघु वनोपज खरीदी योजना ने संग्राहकों को बड़ा घाटा होने से बचाया। ग्रामीण इलाके में वनोपज ग्रामीणों की आय का प्रमुख स्रोत है। महुआ भी इनमें से एक है। गरियाबंद जिले में भी महुआ ग्रामीणों की आय का प्रमुख जरिया है। इस बार जिले में महुआ फूल की फसल अच्छी हुई तो बाजार में आवक बढ़ते ही कारोबारियों ने फसल के दाम घटा दिए। 38 रुपए बिकने वाला महुआ फूल के दाम अचानक 25 रुपए हो गए, मगर ग्रामीणों को नुकसान नहीं हुआ। संग्राहक अपना महुआ फल MSP के तहत सोसाइटियों में 33 रुपए किलो बेच रहे हैं। हमारा गांव से सेठ मारवाड़ी मान 25-26 रुपया रेट में लेते हैं। हमारा समिति शासकीय में 33 रुपया के दर से पब्लिक को मुहा को मैं भी बेचा हूँ। मेरा ख्याल से रेट के 5 कुंटल 20 किलो बेचे हूँ। ये हाट बाजार से महुआ आया है, इसको हम लोग चेक कर रहे हैं। हाँ। इसको फिर चेक करके हम बताएंगे कि ये महुआ कैसा है। अच्छा, तो क्वालिटी चेक कर रहे हैं। क्वालिटी चेक करके हम लोग चेक करने के बाद इसको पास करें। प्रभारी के अंदर में, मतलब प्रभारी ग्रुप में ना 10 लोग 11 लोग। छग में महुआ ग्रामीणों की आय का कितना बड़ा स्रोत है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गरियाबंद जिले के अकेले देवभोग परिक्षेत्र से ही शासन ने इस महीने 80 महिला समूह से जुड़ी 1000 महिलाओं से 2 करोड़ 31 लाख के महुआ फूल की खरीदी की है, जबकि वन मंडल स्तर पर यह आंकड़ा 3.25 करोड़ से अधिक का है। महुआ फूल 33 रुपये किलो के हिसाब से है, 33 रुपये कुंटल। तो अभी हमारे लगभग देवभोग परिक्षेत्र में लगभग 7000 कुंटल महुआ फूल खरीदा जा चुका है, जिसमें से लगभग 2.5 करोड़ रुपए संग्राहकों को सीधे उनके खाते में वितरण कर दिया गया है और पूरे वनमंडल में लगभग 9000 कुंटल वैसे आने का संभावना था और आ ही चुका है। और इस टाइप का मतलब संग्राहकों को सर्वाधिक लाभ बोलने से इस वर्ष महुआ फूल में उनको मिला है। इस बार महुआ फूल की अच्छी फसल से यहाँ किसान गदगद हैं। वहीं वन विभाग भी अपने लघु वनोपज खरीदी लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विभाग ने इस बार जिले में 15 करोड़ 49 लाख की लघु वनोपज खरीदी का लक्ष्य रखा है। महुआ फूल खरीदी से ही विभाग को बड़ी उम्मीद है। उन्होंने रेट पूरा गिरा दिया।
26 से 27, 28, 26 रुपये में लेना शुरू किया तो उन्होंने हमारे संग्राहकों ने बहुत अच्छा दिमाग से काम लिया और उन्होंने बेचना बंद कर दिया, अपने पास रखे रहे। हमारा MSP दर जो है 33 रुपया है और जब मार्केट में व्यापारी नहीं लेने लगा और हमको भी पता चला कि भाई ये संग्राहकों के साथ ज्यादती हो रही है, उनको कम में लिया जा रहा है, तो 33 रुपये की दर से हमने यहाँ के खासकर देवभोग क्षेत्र में और पूरा जिला में ये खरीदना शुरू कर दिए और इसमें लगभग हमारे 3 करोड़ रुपए भुगतान किया जा चुका है। अच्छी क्वालिटी का और अच्छा संग्राहकों ने कलेक्शन किया था, बहुत अच्छा। बिचौलियों और कारोबारियों के चंगुल से बचने के लिए ही सरकार किसानों की फसलों और लघु वनोपज को MSP पर खरीदने की गारंटी देती है, जो किसानों को घाटे से तो बचाता है, साथ ही बिचौलियों और कारोबारियों के मुनाफाखोरी पर भी अंकुश लगाता है। गरियाबंद से इंडियन न्यूज के लिए लोकेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से, जहां किसान नेता योगेश तिवारी ने पर्यावरण के संतुलन के लिए वृक्षारोपण किया। किसान नेता योगेश तिवारी ने पेड़ पौधों से निःशुल्क मिलने वाली हवा भी महामारी से जूझ रहे मरीजों को खरीद कर प्राप्त करानी पड़ी। ऐसे में हम सभी ने हरियाली का महत्व समझा है, पर यहीं आकर थम जाने की बजाय हम सबको इसे संरक्षित करने का दायित्व निभाने की जरूरत है। इसलिए प्रत्येक ग्रामीण व नागरिकों की जवाबदारी भी है। हम सब पेड़ लगाकर उसकी सेवा करके पर्यावरण की रक्षा करें और हम सब संकल्प लें कि हर साल कम से कम जितना हो सके पौधे अवश्य लगाएं और विकसित होकर उसे पेड़ बनने तक देखभाल व सुरक्षा का संकल्प निभाएं। इसी कड़ी में किसान नेता ने पर्यावरण के संतुलन के लिए लोगों से अधिक वृक्षारोपण करने की अपील की है। संकल्प लिया है कि हर व्यक्ति को एक वृक्ष लगाना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए, उसका देखभाल करना चाहिए। आज पूरे हमारे इस विश्व में आज हमारी जो धरती है उसका पर्यावरण नष्ट हो रहा है, लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, जो बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं उनसे जो प्रदूषण फैल रहा है, मानव जीवन को जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। तो आज पर्यावरण के दिवस हम लोगों ने वृक्ष लगाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है और आगे भी इस तरह से कार्य हम लोग करते रहेंगे। सरगुजा जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को ठेकेदार अधिकारी किस प्रकार पलीता लगा रहे हैं, यह सड़क की गुणवत्ता को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। लखनपुर जनपद के अंतर्गत बिलासपुर मेन रोड से कुन्नी सड़क तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत डामरीकरण व सीसी सड़क निर्माण का कार्य कराया गया है, जिसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ठेकेदार LC कटरे कंपनी कोरबा के द्वारा निर्माण कराया गया है, जो कि बारिश से पूर्व ही सड़क जर्जर और खराब होने लगी है। आपको बता दें, इस सड़क को बनाने में करीब 1 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत लगी थी। सड़क को गुणवत्ताहीन बनाने की वजह से सड़क अभी से टूटने लगी है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार के द्वारा घटिया सामग्री का इस्तेमाल भी किया गया है, जिसे लेकर ग्रामीणों में खासी नाराजगी भी दिखाई दे रही है। तस्वीर में स्पष्ट देख सकते हैं कि कितना घटिया स्तर का सड़क निर्माण कराया गया है, जिसे लेकर विगत दिनों पूर्व ग्राम बांधा सरपंच सीताराम के नेतृत्व में ग्रामीण करमपाट घाट पहुंच निरीक्षण में आए विभाग के अधिकारियों से घटिया सीसी सड़क निर्माण कार्य को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उच्च अधिकारी के द्वारा मौके पर ही सीसी सड़क को उखाड़कर नए सड़क का निर्माण करने के निर्देश दिए गए थे, परंतु अब तक ठेकेदार के द्वारा सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है। ये प्रधानमंत्री वाला सड़क लखनपुर से कटिंदा तक का है। हमारे ग्राम करमपाट घाट है, वहाँ पर एकदम घटिया निर्माण हुआ है। इसको साहब लोगों को कई बार बोले थे, आज तक वो ध्यान नहीं दिए। गिट्टी उखड़ना शुरू हो गया है और ये पूरा इधर का पूरा आने जाने का मेन रोड है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि अब ये जब तक नहीं बनेगा और जब तक बन जाएगा, मतलब जल्दी से जल्दी बनाएंगे तो ठीक है, और नहीं तो पूरा बस्ती वाले बोल रहे थे कि नहीं हम लोग चक्का जाम करेंगे। तो सर हमारे यही शिकायत रही कि रोड है बढ़िया से बनती, रोड है काहे कि 3 इंची 4 इंची ढलाई है और बढ़िया से नहीं बनी से लमसम 3.5 महीना की 4 महीना हुआ थे बनाए। अब अभी से यह टूटना फूटना चालू होगी से। अब ये सीसी रोड बना है तो प्लास्टिक लगा हुआ है सर, और सीसी रोड के ऊपर सीसी रोड ढाले हैं और सीसी रोड तो टूट रहा है, देख रहे हैं ना, देखे तो अभी तो भाई इसका मजबूती इसका क्या है, कितना इंचा मोटा बनना है, कितना इंच पतला बनना है, उसमें हमको जानकारी नहीं है। और मेरा 8-10 महीना का पैसा भी रुका है इसमें। मैं घर को मेरे किराया में से दिया हूँ पैसा, उसको 10-12 बार बोलने के लिए हो गया, पैसा नहीं दिया है आज तक। कहाँ हुआ है, तो यही तो टूट रहा है। ये तो 10 साल के आते आते खत्म हो जाएगा, 5 साल नहीं जाएगा। बिल्हा के ग्राम देवकीरारी में फूड पॉइजनिंग की वजह से बच्चों सहित
करीब 25 से अधिक लोग बीमार हो गए। गंभीर रूप से बीमार लोगों को बिल्हा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं गंभीर रूप से बीमार 2 बच्चों को सिम्स बिलासपुर लाकर भर्ती कराया गया है। इसमें से एक बच्ची ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। दरअसल पूरा मामला बिल्हा के ग्राम देवकीरारी का है। ग्रामीणों के मुताबिक बीते रविवार शाम को एक व्यक्ति गुपचुप बेच रहा था। उससे बच्चों सहित कई ग्रामीणों ने गुपचुप और चाट खाए। शाम को गांव के कई लोगों को उल्टी होने लगी। आनन फानन में सभी को उपचार के लिए बिल्हा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। इसमें से 2 बच्चों की हालत गंभीर होने पर सोमवार को बिल्हा स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने उन्हें उपचार के लिए सिम्स बिलासपुर रेफर किया। प्रदेश में 10वीं 12वीं की पूरक परीक्षाएं जुलाई महीने में कराई जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड की पूरक परीक्षाओं की जानकारी जारी कर दी है। जानकारी के मुताबिक 10वीं बोर्ड की पूरक परीक्षाएं 4 जुलाई से 12 जुलाई तक कराई जाएंगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 4 जुलाई से 16 जुलाई तक चलेगी। परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह एक ही पाली में होंगी। इसके लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक का समय तय किया गया है। बोर्ड ने इस परीक्षा के लिए एक विषय के लिए 200 और 2 विषयों के लिए 240 रुपये का शुल्क तय किया है। वहीं 2 से अधिक विषयों की पूरक परीक्षा के लिए 460 रुपये का शुल्क तय किया गया था। मुख्य परीक्षा में आए अंकों को बेहतर करने के लिए हर साल बड़ी संख्या में परीक्षार्थी पूरक परीक्षाओं में शामिल होते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट किक बॉक्सिंग में जिले का नाम रोशन कर 18 गोल्ड, 5 सिल्वर व 4 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने किया सम्मान। छत्तीसगढ़ स्टेट किक बॉक्सिंग में दुर्ग जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए 27 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें से 18 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल, 5 ने सिल्वर मेडल और 4 ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जिले को गौरवान्वित किया, जिनका भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने अपने निवास पर प्रशस्ति पत्र देते हुए सम्मान किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। छत्तीसगढ़ स्टेट चैंपियनशिप में बच्चों ने भाग लिया और बहुत बड़ी संख्या में भिलाई के बच्चों ने नाम रोशन किया है। मैं गिरी भैया को और उनकी पूरी टीम को, सभी कोचेस को खूब सारी शुभकामनाएं दूंगा कि उनके कुशल प्रशिक्षण से इतनी बड़ी संख्या में बच्चे जीत के आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अपने स्पोर्ट्स के प्रति उनका जो रुझान है, इंटरेस्ट है, वो देखते बनता है। सबको शुभकामनाएं, बधाई। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के हाथों सम्मानित हुए किक बॉक्सिंग के खिलाड़ी भिलाई विधायक के द्वारा सम्मानित किए जाने से काफी उत्साहित दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि आगामी प्रतियोगिता के लिए और भी कड़ी मेहनत कर प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए जिले व प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। हम लोग गए थे किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट के लिए, कोरबा में हुआ था। प्रैक्टिस का क्या ही बताऊँ, हम लोग सुबह 5:45 पे उठ के ट्रेन करते थे उसके लिए। अच्छी मेहनत करके गए थे। हमारी पूरी टीम ने एकदम मेहनत से खेला है। बड़ा गर्व हो रहा है, पूरी मेहनत रंग लाई है। कोरबा गए थे अपन कोरबा गए थे और प्रैक्टिस भी अच्छी थी। कैसा लग रहा है मेडल जीतना? अच्छा लग रहा है। कभी स्टेट चैम्पियनशिप छत्तीसगढ़ कोरबा में हुआ था, हमने पार्टिसिपेट किया था, हमारा गोल्ड लगा। हम लोग को बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है। और अभी नेशनल होने वाला है कोलकाता में 20 से 25 जून में, हम वहाँ भी पार्टिसिपेट करेंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट किक बॉक्सिंग में दुर्ग जिले से 27 खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जिसमें सभी खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए मेडल हासिल की, जिससे उनके कोच भी काफी उत्साहित है, जिन्हें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में होने वाले राष्ट्रीय प्रतियोगिता में यह बच्चे और भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट किक बॉक्सिंग का आयोजन था, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कोरबा में आयोजित थी। इसमें दुर्ग जिले से 27 बच्चे पार्टिसिपेट करने गए थे। उसमें 18 बच्चों को गोल्ड लगा है और 5 को सिल्वर और बाकी ब्रॉन्ज। पूरे 27 बच्चों ने मेडल प्राप्त किया और एक बड़ी उपलब्धि है कि आने वाले महीने में राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए पूरे बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हमारे सीनियर प्रशिक्षक JP राजू, राम कुमार पांडे, भरत साहू, इन लोग के नेतृत्व में टीम प्रशिक्षण प्राप्त करके आने वाले राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए तैयार हो रही है। किक बॉक्सिंग के ये खिलाड़ी जोश और आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं, जिनके उत्साह को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय खेलों में भी ये खिलाड़ी जिले व प्रदेश का नाम रोशन करने में कामयाब होंगे। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप बने रहिए इंडियन न्यूज़ के साथ।
आप सभी का स्वागत है। बालोद जिले में ट्यूशन जा रही छात्रा की धारदार हथियार से हत्या कर फरार आरोपी को पुलिस ने 1 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। सुबह लगभग 7 बजे बालोद थाना पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम साकरा के पास ट्यूशन जा रही नाबालिग छात्रा की हत्या हो गई है। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच छात्रा के शव का पंचनामा कार्यवाही करना शुरू कर दी। शव के पास छात्रा की स्कूटी व खून से सने टंगिया को जब्त कर छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस आरोपी की सरगर्मी से तलाश में जुट रही। आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और महज 1 घंटे के अंदर आरोपी रवि निषाद ग्राम बरही निवासी को हिरासत में ले लिया। पुलिस अधीक्षक से मिली जानकारी के अनुसार हत्यारा छात्रा की जान पहचान का है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूरा मामला एक तरफा प्यार से जुड़ा हुआ है। बहरहाल जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। बालोद थाना के अंतर्गत आता है। उसमें सुबह 7:15 बजे करीब हमें सूचना मिली कि एक किशोरी है जिनकी हत्या हो गई है। मामले पर से हम पुलिस की टीम वहां गई और जिसमें जांच किया गया, जिसमें पाया गया कि एक किशोरी है 17 साल की, साकरा की रहने वाली है, जो स्कूटी से जा रही थी। उसमें ही उनके एक परिचित जिनका नाम रवि निषाद है, जो कि 32 वर्ष के हैं, उन्होंने धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी। आरोपी को 1 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों ने 25 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद सभी कलेक्टर कार्यालय की ओर जा रहे थे, तभी पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और हल्का बल इस्तेमाल किया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता स्थानीय प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए जमकर हल्लाबोल किया। पार्टी के लोगों की मुख्य मांग आदिवासियों की जमीन पर गैर आदिवासियों का कब्जा के साथ स्थानीय प्रशासन में बैठे अधिकारी और कर्मचारी इनके द्वारा दिए जाने वाले आवेदनों पर विचार नहीं करते जैसे जनहित के मामले मिलकर 25 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद ये लोग सीधे कलेक्टर कार्यालय जाने लगे। हालांकि मौके पर एसडीएम तहसीलदार थे, उसके बाद भी ये लोग कलेक्टर कार्यालय जाने की जिद में अड़े रहे और भारी संख्या में कलेक्टर कार्यालय की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान पुलिस के द्वारा बनाए गए बैरिकेड्स तोड़ते हुए कलेक्टर कार्यालय की ओर जाने के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया, पर जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने मौके पर आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस का उपयोग किया गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। वहीं बाद में प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी से मुलाकात किया और एसडीएम ने धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और कलेक्टर के आश्वासन के बाद सभी प्रदर्शनकारी ने अपने प्रदर्शन को समाप्त किया। हमारा जो पिछला मांग था 25 सूत्री जो भी क्षेत्र में जो जन समस्याएं हैं उनको लेकर था, जिस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है और उस पर हम लोगों ने एक अल्टीमेटम दिया हुआ था कि यदि इन पर कार्रवाई नहीं होती तो हम अपना एक अगला आंदोलन करेंगे। लेकिन आज के आंदोलन में जिस तरह से प्रशासन के द्वारा जो रवैया अपनाया गया, जो आंसू गैस के गोले जो छोड़े गए, महिलाएं भी थी हमारे साथ, बच्चे भी थे, तो ये प्रशासन का जो ये तरीका है ये बहुत गलत तरीका है, क्योंकि जो जितनी भी जो समस्याएं हैं सारे जनहित की समस्याएं हैं और प्रशासन खुद मान रही है कि ये जो समस्याएं हैं, जो भी हमारी मांग है वो जायज़ है। जी हाँ, ज़्यादातर मांगे ऐसे हैं जो अतिक्रमण के मामले हैं, राजस्व विभाग से संबंधित 170 खा से संबंधित मामले हैं और कुछ जो है पंचायत से संबंधित मामले हैं, लेकिन ज़्यादातर मामले राजस्व विभाग से संबंधित है, जिसमें किसी की ज़मीन जो है किसी और के द्वारा या तो कब्जा किया गया है, फिर अतिक्रमण संबंधित मामले। कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें न्यायालय ने अपना फैसला दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन उसी स्तर पर काम नहीं कर पा रहा है कि यदि किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति ने ज़मीन पर कब्जा किया हुआ तो वो लिखित रूप से तो है उनके पास, लेकिन ज़मीन को खाली करा कर उनको देना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे केस हैं क्षेत्र में। आज जो प्रदर्शन था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का, उसमें अभी उनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है और पूर्व में उन्होंने जो ज्ञापन सौंपा था वो इस बात से नाराज़ थे कि उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। उनको अवगत करा दिया गया है कि सभी बिंदुओं पे कार्रवाई जारी है और प्रक्रिया अनुसार उनका यथाशीघ्र निराकरण कर लिया जाएगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या अनुमति के लगभग 400 लोग इकट्ठे होकर के एक रैली के स्वरूप में यहाँ धरना प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित हुए। साउंड सिस्टम का उनके द्वारा प्रयोग किया गया और जिसकी किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी। साथ ही उनके द्वारा कुछ हथियार जो उनके पारंपरिक हथियार बोल करके इन लोगों ने डंडा, धनुष बाण के साथ में तलवार, फरसा इत्यादि भी रखे हुए थे। उसके साथ में रैली निकाल कर कलेक्ट्रेट घेराव का प्रयास कर रहे थे, जिसको पुलिस के द्वारा रोका गया। बैरिकेटिंग्स लगा करके अलग अलग लेयर्स में हमने उनको प्रोटेक्ट किया था और वहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा अपने ऊपर पेट्रोल भी डालने का प्रयास किया गया, जिसको भी पुलिस द्वारा छीनकर उस व्यक्ति को सुरक्षित किया गया। और उस समय प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल पर रोक करके उन्हें समझाइश दी गई और उनका ज्ञापन दिया गया
और चूँकि ये बिना अनुमति की रैली थी और हथियार बंद था और जो भी इनके कारण कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई जो तहसीलदार की रिपोर्ट पर हमने इस बात का पंजीबद्ध किया है और आगे भी विवेचना की। एक तरफ कोरबा पुलिस कप्तान भोजराम पटेल लगातार सोशल पुलिसिंग को मजबूत करने पर जोर डाल रहे हैं, साथ ही गांव-गांव जाकर लोगों की समस्या भी सुन रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ थाने में पदस्थ पुलिस कर्मियों पर गरीब लोगों को जेल में डालने की धमकी देकर रकम वसूलने का आरोप है। कोरबा एसपी कार्यालय परिसर में खड़े ये लोग बांगो थाना इलाके के चूलभट्टी गांव से आए हैं। ये लोग पुलिस की गलत कार्रवाई से खफा हैं। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में रहने वाला एक युवक शराब के नशे में धुत होकर लोगों से बदसलूकी करता है। विरोध करने पर मारपीट पर उतारू हो जाता है। लंबे समय से प्रताड़ित ग्रामीणों ने इसकी शिकायत को लेकर बांगो थाना पहुंचे। इनकी शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ग्रामीणों को ही धमकाने लगी। ग्रामीणों का आरोप है कि थाना में पदस्थ हेड कांस्टेबल खूटे द्वारा इन्हें गलत मामले में फंसा देने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, नगद रुपए की मांग भी की गई। भयभीत ग्रामीणों ने कुछ रुपए हेड कांस्टेबल को दे दिए, मगर इसके बाद भी बात नहीं बनी। वह लगातार प्रताड़ित कर रहा था, जिससे तंग आकर पीड़ित ग्रामीणों ने एसपी से मदद की गुहार लगाई। इस संबंध में हेड कांस्टेबल से जब बात की गई तो उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। हमला एक जन आदमी है पीपा के रात के पास रात के रेन झगड़ा करते एक जन लकात पूरा गाँव लोग बकते हो तानी सहायते गनी के पास हमूमन भाई अब ज़्यादा से जाते तो काहे चला पाते नहीं जाओ हटो यहाँ से कहीं तुम लोग मारे पीटे हो से कहीं के वो हम हटे दे कोई मुंशी जी है पैसा 5000 भरे हम ओकरे बार की नहीं तो टूरा मल्ला अंदर कर दूँगा मारो साला पट्टा में का है। मुझे अभी ज्ञात हुआ कि बांगो थाना अंतर्गत ये ग्रामीण जो लेपरा पंचायत के ग्रामीण हैं, इनके द्वारा पुलिस में एक व्यक्ति के द्वारा जो गुंडागर्दी की जाती थी उसको शिकायत करने का मामला आया था। तो उल्टे शिकायत ना करके इन्हीं पर पुलिस जो है तुमको अंदर कर दूंगा करके पुलिस के पैसा की मांग किया, ऐसा मामला आया है। और इन्होंने बताया कि 5000 रुपये इन्होंने दे भी दिया है। हम न्याय चाहते हैं। इतने अच्छे प्रशासक एसपी के रहते हुए इस तरह का कार्यक्रम कारनामा एक होता है तो बड़ा समाज के लिए भी और कानून व्यवस्था के लिए भी अच्छा नहीं माना जाएगा। हम कार्रवाई चाहते हैं। कोरबा के मिसिया गांव के समीप एक युवक और महिला ने एक साथ फांसी लगाकर जान दे दी। नदी किनारे पेड़ पर फंदे से लटकती उनकी लाश मिली। नदी के किनारे पेड़ पर एक साथ 2 लाशों के लटकने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा किया गया। आपको बता दें कि फंदे से लटकती ये लाश 20 वर्षीय संतराम और 24 साल की करिश्मा धनवार है। इनके बीच देवर भाभी का रिश्ता था, लेकिन कुछ सालों से ये लोग पति पत्नी की तरह एक साथ रहते थे। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले करिश्मा ने अपने पति को छोड़ दिया और संतराम के साथ रहने लगी। इस बात से इनके परिवार के सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं थी और ना ही पुराने पति ने इसका विरोध किया। करिश्मा और संतराम पिछले 2 साल से बिलासपुर में रह रहे थे। एक दिन पहले ही ये लोग अपने गांव मिसिया पहुंचे थे और सुबह के वक्त एक साथ फांसी पर झूल गए। थाना पसान के कोरबी थाना क्षेत्र में मिसिया गांव में वहां के रहने वाले 2 पति पत्नी की तरह रहते थे लोग। उनका एक का नाम है संतराम धनवार, उम्र तकरीबन 20 साल के आसपास है, और उनकी पत्नी, उनका नाम करिश्मा धनवार, ये 24 वर्ष के आसपास। दोनों पिछले 1 महीने से कहीं बाहर बिलासपुर में कमाने खाने गए हुए थे और घटना दिनांक को ही शाम को ये लोग वापस आए थे और अपने घर के पास के ही जो जंगल क्षेत्र है उसमें दोनों फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिए। कोरबी चौकी में इसमें मर कायम किया गया है। आगे की योजना की जा रही है। अब आपको ले चलते हैं मुरादाबाद, जहां पुलिस ने ट्रैफिक नियम को लेकर अनोखी पहल शुरू की है। आपको जानकर आश्चर्य भी होगा और खुशी भी होगी। देखिए ये जो खबर मुरादाबाद से आ रही है। अब अगर आपने ट्रैफिक नियम तोड़ा और पुलिस की गिरफ्त में आ गए तो फिर पुलिस आपको थाने ले जाएगी और 3 घंटे तक थाने में फिल्म दिखाएगी। वो भी पूरे 3 घंटे की ये फिल्म होगी। जब आप इस फिल्म को देख लेंगे तो फिर कभी ट्रैफिक नियम तोड़ने की भूल नहीं करेंगे। मुरादाबाद पुलिस की दिखाई गई यह फिल्म ट्रैफिक कानून को लेकर होगी और ट्रैफिक नियम का कैसे पालन किया जाता है ये दिखाई देगा। पुलिस आपको यातायात के बारे में शिक्षित भी करेगी। पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद परिजनों से मिलने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी। इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पंजाब के मानसा में गायक सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। जानकारी के अनुसार सुबह राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचे और मानसा के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट पर राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए कांग्रेस के कई नेता पहुंचे।
राहुल गांधी के पहुंचने से पहले मानसा में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। सुरक्षा घेरे में राहुल गांधी को सिद्धू मूसेवाला के घर में ले गया, जहां पर राहुल गांधी ने उनके परिवार से मुलाकात की। मूसेवाला के पिता से राहुल गांधी ने चर्चा भी की। परफ्यूम के विवादित विज्ञापन को लेकर दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी इस विज्ञापन पर आपत्ति जताई है। स्वाति ने इस विज्ञापन को गैंग रेप को बढ़ावा देने वाला बताया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से किए गए एक ट्वीट में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर एक डिओड्रेंट का अनुचित और अपमानजनक विज्ञापन प्रसारित हो रहा है। आईएनबी मंत्रालय ने ट्विटर और यूट्यूब से इस विज्ञापन को हटाने को कहा है। जिस टीवी चैनल पर यह विज्ञापन दिखाया जा रहा था, उसने मंत्रालय के निर्देश पर इसे हटा दिया है। दरअसल शॉट नाम की एक परफ्यूम विज्ञापन में दिखाया गया है कि एक लड़की शॉपिंग मॉल में कुछ सामान खरीदने जाती है। उसके पीछे कुछ लड़के खड़े होकर कहते हैं कि हम 4 वो 1, शॉट कौन लेगा। यह सुनकर सामने खड़ी लड़की घबराकर पीछे घूमती है। इसके बाद पता चलता है कि वह लड़के लड़की की नहीं बल्कि शॉट नाम के परफ्यूम के बारे में बात कर रहे थे। इस विज्ञापन के बारे में दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने लिखा है कि परफ्यूम का ऐड बना रहे हैं या गैंग रेप मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। किस स्तर के घटियापन को क्रिएटिविटी की आड़ में छुपा कर बेच रहे हैं। स्पेशल ब्रांच जवान की पत्नी ने अपने पति से परेशान होकर न्यायालय में लगाई गुहार। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि जब अपनी ही पत्नी की इज्जत व सुरक्षा नहीं कर सकता है तो अन्य युवतियों की क्या करेगा। कुछ दिनों तक सत्यम ने मनीषा को अच्छे से रखा, फिर उसके बाद शुरू हुआ यातना। आए दिन पुलिस जवान पत्नी को शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देना शुरू किया। साथ ही पत्नी को जरा सी बातों पर बाथरूम में कई घंटों तक बंद करके रखता था। परेशान होकर युवती ने अपने माता पिता से शिकायत की, जिसको लेकर महिला थाने में पति की शिकायत की गई। वहीं पत्नी ने पति की असलियत जानने के लिए अन्य युवती बनकर उसे व्हाट्सएप पर चैट किया। पति की असलियत सामने आ गई। फिलहाल वरिष्ठ अधिकारियों से गुहार लगाई है कि उसे उचित न्याय दिया जाए। पत्नी मनीषा ने महिला थाने में इसकी शिकायत की थी, जिस पर कार्रवाई कर पति को गिरफ्तार करने के आदेश हुए थे। फिलहाल पति जमानत पर बाहर है। पत्नी द्वारा कोर्ट में व्हाट्सएप पर हुई चैट को बतौर सबूत पेश किया है, जिस पर जिला न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए पति पर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। एडवोकेट कृष्ण कुमार कुन्हारे ने बताया कि पीड़ित द्वारा शिकायत की गई थी और कोर्ट में आवेदन दिया था, जिस पर जिला न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए पति पर 7,000 रुपये प्रति माह देने का ऑर्डर दिया है। अब तक 2,03,000 की रकम हो चुकी है। मेरी शादी 2019 फरवरी में हुई थी। मेरी शादी 2019 में 2019 में हुई थी, जो कि शादी के 2-2.5-3 महीने बाद ही वो मुझे टॉर्चर करने लगे और बिना बोले मेरे घर पे लेकर आ गए, छोटी सी बात को लेकर। मुझे नहीं पता कौन सी छोटी सी बात को लेकर। फिर मुझे पता चला कि ना ये मेरी मम्मी से शिकायत करने आए, मेरे खिलाफ ये ऐसी करती, घर पे ऐसे करती है। अन्य लड़की बनकर बात करी और वो ऐसी गंदी हरकतें करने लगा, बात करने लगा, तो वो किसी और लड़की के साथ या फिर किसी और महिला की क्या रक्षा करेगा। वो उसको पुलिस में रहने का अधिकार ही नहीं है। करती हूँ बड़े अधिकारी उसके खिलाफ सब अधिक करे और उसको सजा के तौर पर। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण और हर सच के साथ। नमस्कार।